अगर जिन किसानों को प्याज जल्दी तैयार हो जाए, उसके बाद में अगली फसल का तैयारी कर लें, क्या काम करें? वो कौन सा खाद दें, कौन सी दवाई दें, कौन से न्यूट्रिएंट्स दें जिनसे वो ताकत मतलब प्याज फूल जाए, मोटी हो जाए और तुरंत मंडी में भाव मिल जाए? देखिए किसान भाइयों, हमारे जो नमस्कार किसान मित्रों, आज फिर मैं बाबूजी के पास आया हूँ। बाबूजी से आपको रूबरू पहले ही करवा चुका हूँ। बाबूलाल सैनी जी रामगढ़ से हमारे साथ फिर जुड़े हैं। बाबूजी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। बिल के बारे में पिछली बार हमने डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आए थे बाबूजी के माध्यम से। अब की बार बेहद डिमांड के अनुसार प्याज पर बहुत ज़्यादा टॉप सर्च हो रहे हैं और सर्च के माध्यम में A to Z किसान जो हैं ये सर्च करना चाह रहे हैं कि प्याज की A to Z जो जानकारी है वो किस तरह से प्राप्त की जाए, या किस तरह से प्याज का जो सीन है, प्याज कब लगती है, कब उसमें कौन कौन सी स्टेज होती हैं, किस हिसाब से प्याज को किया जाए, ये तमाम जानकारी मैं बाबूजी के माध्यम से आपको दिलाना चाहूँगा। बाबूजी के बारे में तो आप पहले से जान चुके हैं, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, बाबूजी उन किसानों में से हैं, उन्नत किसान हैं और वो अपना मतलब किसी की मोहताज नहीं है, किसी प्रशंसा के बहुत बड़े ज्ञानी किसान हैं और इतना नॉलेज रखते हैं कि वैज्ञानिक के लेवल का काम खुद अपने खेत में कर सकते हैं। तो बाबूजी आपका पुनः दोबारा से हमारे चैनल में स्वागत है और दर्शकों के माध्यम से आपके लिए बहुत बड़ा हमारी तरफ से प्यार है। तो क्या कहना चाहोगे दर्शकों के लिए? पिछली बार आपके लिए बहुत प्रशंसा जो दर्शकों ने दिखाई थी। सबसे पहले तो मैं दर्शक भाइयों को नमस्कार करता हूं, और जो मेरा अनुभव है, शायद ही कृषि में मैं ज़्यादातर जो भी फसलें करता हूं उनके बारे में ज़्यादातर मैं अनुभव किसानों को देता रहता हूं, और इसी कारण जो आज मैं जो अनुभव दे रहा हूं आपको प्याज के बारे में दे रहा हूं कि प्याज कैसे लगाई जाती है और आखिर तक उसमें क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं जिससे हमें कम लागत में ज़्यादा उत्पादन मिले, कम खर्च हो और लाभ ज़्यादा हो। तो आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको जो है इसके बारे में कि भाई पहले तो हर किसान जानता है कि भाई जो लाल प्याज है जो हमारी खरीफ में लगाई जाती है, यानी कि बरसात में, और बरसात में पहले उसको जुताई करके खेत को तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद में जो है उसमें जब लास्ट की जब जुताई हो जाती है तो अपन जो हमारे पौधे जो 16 तत्व लेते हैं उनको मतलब आप खेत की जो लास्ट की जुताई है उसमें डाल दें, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जो प्रथम बेसल डोज जिसको बेसल डोज, और द्वितीय डोज है सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये तीन हमारी वायुमंडल से मिल जाते हैं और पानी से मिल जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी 9 तत्व तो हमें प्राप्त हो गए। और जो 7 तत्व हैं वो हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म तत्व के द्वारा ज़मीन को दिए जाते हैं। उनको हम बाज़ार में से लाएं तो संपूर्ण के नाम से मिलते हैं, और अगर जैविक में जाते हो तो आप वर्मी कंपोस्ट भी उसमें डाल सकते हो, तो उससे भी उसकी पूर्ति हो जाएगी, या उसको डालकर जुताई करके और बेड बना दें। और बेड बनाने के बाद में मतलब हमारे यहाँ वैसे अलवर डिस्ट्रिक्ट में गंठियों द्वारा प्याज होती है, नहीं तो प्याज आप नर्सरी द्वारा भी कर सकते हो और गंठियों द्वारा भी कर सकते हो। तो नर्सरी में हमारे ज़्यादातर यहाँ लोग नहीं करते हैं, लेकिन नर्सरी में जितना फ़ायदा है इतना गंठियों में नहीं है। तो हम जनवरी में कण जमाकर गंठी बना लेते हैं और उसको मई में खोद के अपने घर पे सुरक्षित रख देते हैं। और जब 1 मिनट में आपको बीच में रोकना चाहूँगा, उसके लिए क्षमा। नर्सरी का जो मतलब आपने जिक्र किया यहाँ पे, बहुत सारे किसानों के मन में एक संशय पैदा हो गया होगा कि यार नर्सरी में प्याज किस तरह से पैदा की जा सकती है। नर्सरी और बेड, हाँ, ज़्यादातर अपने जो किसान हैं वो बेड के बारे में जानते हैं, जिसको अपन खीरा बोलते हैं या हल का जो वो बोलते हैं मेड बोलते हैं। हाँ। अमूमन जो बात है हमारे यहाँ की, ज़्यादातर खीरे पे, जिसको अपन खीरा बोलते हैं, उस पे और मेड पे, और या कह सकते हैं उसको उस मेड़बंदी पे बोई जाती है प्याज। अगर नर्सरी की बात करें बीच में, तो नर्सरी का किस तरह से मतलब प्याज का लगान हो सकता है? देखिए किसान भाइयों, मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो अब मैंने जो प्याज लगा रखे हैं जिसमें हम खड़े हैं, ये गंठी द्वारा लगी हुई है। और जो नर्सरी जो शब्द मैंने आपसे जोड़ा है वो जो है कण द्वारा नर्सरी यानी कि पौध बनाई जाती है, और बीज के माध्यम से जो पौधा बनाया जाता है उसको हम ये जैसे गंठी लगाइए उसको पौध को लगाते हैं। क्यों कि इस गंठी की प्याज से पौध की प्याज एक तो ज़्यादा रुकती है,
ज़्यादा अच्छी होती है, उसकी बनावट और उसका जो है चेहरा मोहरा बढ़िया होता है, इसलिए मंडी में बिकने में भी फ़ायदा देती है। जी। और मतलब जो है रुकने के लिए आप उसको मतलब मार्च अप्रैल तक रोक सकते हो। ग्रेडिंग की बात करें, हाँ, ग्रेडिंग अगर करें तो मतलब ये है कि उसको अपन जैसे सुखाकर आप उसको मार्च और अप्रैल तक रोक सकते हो, जो पौध द्वारा गंठी लगाई जाती है, प्याज लगाई जाती है। तो आप पौध द्वारा भी प्याज कर सकते हो, गंठी द्वारा भी कर सकते हो, और आजकल तो हमारे कई किसान डायरेक्ट बेड बनाकर कण द्वारा भी जो है ड्रिप से प्याज कर रहे हैं, यहाँ तक हमारे किसान पहुँच गए हैं। तो मेरे भाइयों, आप जो है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करो। और मेरा कहने का मकसद ये है कि प्याज बोते हो और जब मार्केट आप खाद लेने जाते हो ना, तो सबसे पहले लिख लो कि हमें सल्फर तो खेत को देना ही देना है, क्योंकि जो सल्फर है ना, वो प्याज के अंदर जब हम काटते हैं ना और जब हमारी आंखों में आंसू आते हैं तो वो गंध होती है ना, वो सल्फर ही है। इसलिए इसको सल्फर की मात्रा ज़्यादा चाहिए। सल्फर के 2 फ़ायदे हैं, एक तो तुम्हारे खेत में फंगस नहीं आएगी, दूसरे कोई भी किसी प्रकार की गलन नहीं आएगी, और प्याज को जो सल्फ़र की ज़रूरत है उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो आप सल्फ़र को, जैसे आप DAP दे रहे हो तो उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन होती है, तो या SSP डाल रहे हो तो उसमें फास्फोरस, कैल्शियम और सल्फ़र होती है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मकसद ये है कि आप प्याज करो इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आपको कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो जी 1 मिनट, जो आप सल्फ़र की बात कर रहे हो, किसान भाई सल्फ़र यूज़ करें, कैसे पता करें कि हमारे खेत में सल्फ़र की कमी है? और दूसरी चीज़, अगर इस चीज़ का पता लगने के बाद आपने बताया कि ये तो देना ही देना है, तो किस मात्रा में दें? अगर उनके पास 1 एकड़ ज़मीन है तो कितनी मात्रा उसमें प्याज में वो दें? ठीक है सर, देखो ऐसा है कि सल्फ़र अगर आप मृदा जांच करवाओ तो आपको अपना जो है पूरा डाटा मिल जाएगा। अगर आप मान लो मृदा जांच नहीं करवाते हो और अपने किसान की तरीके से चलते हो, तो 1 हेक्टेयर में 25 किलो सल्फ़र की आवश्यकता होती है। तो अब आप बीघे में ढाल लो, यानी कि 1 बीघे में 6 किलो सल्फ़र आराम से पर्याप्त है। और अगर आपने सल्फ़र जिस खेत में दे दी तो यूँ लगा लो आप निश्चिंत हो गए कि ये समझ लो आपने एक तरह का उसको एक कवच दे दिया कि उसकी जो है किसी प्रकार का रोग आने की संभावना नहीं रहेगी। तो मेरे भाइयों, आप करें, लेकिन तरीके से करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो प्याज आप करें, और प्याज एक ऐसी खेती है जो नकदी खेती है। जैसी हमारी जो ज़मीन जिसमें हम खड़े हैं, हमारे 60 दिन में प्याज तैयार हो जाती है। बहुत सी ज़मीनें ऐसी जिसमें 75 दिन में लग जाते हैं, 90 दिन में लग जाते हैं। तो ज़मीन के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो हमारी ज़मीन जो है, जिसमें हम आज मैं जिस खेत में खड़ा हूँ, इसमें हम 60 दिन में प्याज को तैयार कर सकते हैं। तो बाबूजी, दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने सल्फ़र की बात कर ली, मेड की बात हो गई, कण की बात हो गई, बीज की बात हो गई। अब जो राजस्थान का जो ये भाग है, उत्तरी भाग है, जिसमें प्याज सर्वाधिक लाल, जिसको रेड गोल्ड कहा जाता है, अलवर विशेष तौर माने तो राजस्थान का रेड गोल्ड, और सबसे ज़्यादा अलवर में रेड गोल्ड किया जाता है। लाल प्याज, लाल सोना जिसको कहते हैं, वो अलवर का मशहूर है। अलवर की प्याज है जो विदेशों में भी इसकी डिमांड है, अदर स्टेट में भी इसका काफ़ी जायका पसंद किया जाता है। अब इस टाइम अच्छी हार्वेस्टिंग चल रही है, मंडी में बहुत आयात में कट्टे की आवक हो रही है। इस समय कुछ किसान भाइयों ने जो पछेती प्याज की हैं, जिन किसानों ने पछेती प्याज लगाई हुई हैं, उनके लिए आप कौन सी दवा, कौन से खाद, ताकि आने वाली फसल जो, जैसे जिनको गेहूं लगाने हैं या फिर जौ लगाने हैं, बहुत सारे किसान प्याज के बाद में, अब सरसों का समय नहीं है लेकिन बहुत सारे करते हैं, या फिर कोई सब्जी वर्गीय फसल लगाते हैं। अगर जिन किसानों को प्याज जल्दी तैयार हो जाए, उसके बाद में अगली फसल का तैयारी कर लें, क्या काम करें? वो कौन सा खाद दें, कौन सी दवाई दें, कौन से न्यूट्रिएंट्स दें जिनसे वो ताकत, मतलब प्याज फूल जाए, मोटी हो जाए और तुरंत मंडी में भाव मिल जाए? देखिए किसान भाइयों, हमारे जो 16 तत्व हैं उनमें हर तत्व का अलग अलग काम है। तो जैसे आप इसको अगर जल्दी डेवलप करना चाहते हो, जैसे हम NPK देते हैं, उससे तो इसका ग्रोथ होता है, बढ़वार होती है, और ये मतलब बढ़ने में ताकत लेती है। लेकिन जब हमें इसको जल्दी फुलाना है तो इसमें एक घुलनशील खाद आता है 0050 NPK, यानी कि N0 P0 और K50, नहीं तो 13050 भी आती है। जैसे मान लो आपको 0050 नहीं मिलती है तो
13-0-50 यानी 13 नाइट्रोजन, 0 पोटास और 0 फास्फोरस और 45 पोटास। तो इसको बोलते हैं अपन फ्रूट सेट। यानी कि पोटास हमारी फ्रूट को सेट करती है, यानी कि जो हमारा उत्पादन है उसको सेट करती है, उसको बनाती है, उसको बढ़ाती है और उसको डेवलप करती है। तो आप लास्ट में चाहे ये तो प्याज है, आप गेहूं में भी जिस टाइम बालियाँ आती हैं तो 0050 या 13-0-45 दे सकते हो। इसी प्रकार आप प्याज में 13-0-50 या 13-0-45 या 0050 देंगे तो आपको 10 दिन का लाभ मिल जाएगा, जो प्याज 10 दिन पहले तैयार हो जाएगी। तो बाबूजी बोरोन भी तो इस समय दिया जाता है, काफ़ी लोग बोरोन को बताते हैं, काफ़ी जो दुकानदार हैं वो किसानों को बोरोन के लिए प्रेरित करते हैं। तो बोरोन का काम भी तो प्याज की क्वालिटी बनाना, कलर और प्याज को फटने से रोकना, ये तमाम काम जो बोरोन करती है। देखिए ऐसा है किसान भाइयों कि प्याज की जब उम्र जब तैयार होने की हो जाती है ना 60 से 65 दिन। हाँ, तो प्याज फटती नहीं है कभी भी, लेकिन जब इसकी उम्र पूरी हो जाती है तो ये नीचे से अपने आप दोबारा चालू हो जाती है और ये फटने लग जाती है। इसमें बोरोन का कोई भी रोल नहीं है। बोरोन आपने जब दे दिया, जब अपन ने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दिए उसमें बोरोन होती है, तो बोरोन का इसमें कोई टमाटर हो, बील हो या नींबू हो, जो फल फटते हैं उसमें बोरोन देने की आवश्यकता है। जैसे तरबूज हो गया सबसे ज़्यादा, तरबूज में भी, नींबू में भी, बील में भी, टमाटर में भी जो फटते हैं उनमें बोरोन का ये काम है कि उसको फटने से रोकता है जी। और हमने जब संपूर्ण दिया है तो उसमें बोरोन हमने दे दिया, तो कोई ऑलरेडी उसमें बोरोन इंक्लूड रहता है। तो आप ज़्यादा बोरोन के चक्कर में नहीं हो, बाबूजी जो बता रहे हैं। तो बाबूजी अब जो अपन बात करें, अभी जो अपन खेत में खड़े हैं, आपको किस खाद की डेफिशिएंसी इसके अंदर नज़र आ रही है? देखिए कोई भी फसल को कमी को पहचानने के लिए पत्तियां जो हैं आपको शिकायत कर देती हैं जी। जैसे मान लो पत्ती की ऊपर से नोक अगर पीली पड़ रही हो और धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही हो, तो ये समझ लो उसमें जिंक की कमी है जी। ठीक है। और जैसे मान लो हमारी फसल बढ़वार धीरे धीरे कर रही है, तो इसका मतलब समझो उसमें नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, पोटास की कमी है। तो आजकल जो घुलनशील खाद आ गए हैं, तो आप क्योंकि पेड़ पौधे जैसे मनुष्य प्राणी एक तरफ से भोजन करता है, लेकिन पेड़ पौधे और हमारी जो सब्जियां दोनों तरफ से भोजन करती हैं, पत्तियों द्वारा भी और जड़ द्वारा भी। तो आप स्प्रे द्वारा इसको भोजन के देकर कोई भी मतलब जो है ना, जैसे NPK या 13-0-45 या 12-0-61 है ना, ऐसे करके आप कोई भी घुलनशील खाद देकर इसकी पूर्ति कर सकते हैं। और अगर इसमें मान लो जैसे नोक से पीला होकर नीचे की तरफ जा रहा है, तो समझ लो इसमें जिंक की कमी है। तो आप जिंक सल्फेट के नाम से घुलनशील खाद आता है, तो आप जिंक सल्फेट का स्प्रे करें तो आपको 99% जो है फ़ायदा मिलेगा। बाबूजी ये तो हो गई अपनी संपूर्ण जानकारी। हाँ। एक जो रोग है, अब जो प्रेजेंट में जिस रोग को किसान जिस रोग से परेशान है, वो रोग है धोलिया। प्याज में अक्सर उमस का जो समय होता है उसमें धोलिया लग जाता है, या फिर कहें कि प्याज की जो औसत जो समय होता है उससे अगर प्याज का जो सीजन है वो आगे जाता है तो उस समय वो देखने को मिलता है। इस समय काफ़ी किसानों के प्याजों में धोलिया लगने का जो रोग है उसकी शिकायत आ रही है। तो उसके लिए आपके पास कोई प्रकार का जानकारी हो किसान के लिए? देखिए किसान भाइयों, धोलिया हमारी देखो सरसों में भी लगता है जी, और हमारे गेहूं में भी लगता है जो पीले रंग का लगता है। लेकिन प्याज में या तो आप अपनी ज़मीन को ट्रीट करके चलें, यानी कि पहले ही उस ज़मीन को किसी भी फंगीसाइड यानी फफूंदीनाशक उससे उर्वरक से फंगीसाइड से उसको डाल दें, क्योंकि देखो फंगस जो होता है वो ज़मीन में ऑलरेडी रहता है ना। और जब उसको अनुकूल वातावरण मिलता है, जैसे नमी हो गई अनुकूल वातावरण होगा तो वो सक्रिय हो जाता है और वो फसल पे चढ़ने लग जाता है, फसल को नष्ट कर देता है। और मान लो आपने ज़मीन में नहीं दिया है जैसे फंगीसाइड, तो आप और आपके खेत में धोलिया आ गया, तो आप कोई भी एंटीबायोटिक कोई भी फंगीसाइड बाज़ार से लाएं, जैसे साफ हो गया, हाँ साफ है, जैसे मैनकोजेब है, जैसे थाईराम है और कई आते हैं काफ़ी अलग अलग कंपनी के नाम से, उसकी
एक स्प्रे कर दें। जी। और अगर जैविक में जाते हैं, मान लो आपको अब पर्याप्त नहीं है, बाजार में नहीं मिला, तो आप अपने घर में से छाछ लें और छाछ को पानी में घोलकर छानकर आप छाछ की स्प्रे करोगे तो भी आप यहाँ तो कोई बजट ही खत्म नहीं है अपना, कोई यानी कि आपको 100% फायदा मिलेगा। जो रासायनिक है उससे भी 5% ज़्यादा फायदा मिलेगा। अभी बाबूजी, अभी जो सरकार है हमारी वो बहुत ज़्यादा केमिकल केमिकल पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रही है कि केमिकल से विदाउट प्राकृतिक खेती पर ध्यान देने के लिए किसानों के लिए 20,000 अनुदान दे रही है। हाँ। अभी जो नया जो वो आया है, बजट आया है, इसमें इस तरह से एक प्रस्ताव लेके आए हैं, वो किसान को केमिकल खेती से, रसायन खेती से डाइवर्ट कर प्राकृतिक खेती पर निर्भर करने के लिए 20,000 रुपये का अनुदान दे रही है सरकार। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे किसानों को? देखो किसान भाइयों, मतलब ये है, रासायनिक से अगर आपको पीछा छुड़ाना है तो मैं आपको बताऊं कि आप अपने घर में NPK भी बना सकते हो, आप DAP भी बना सकते हो, आप यूरिया भी बना सकते हो। और उस बनाने का जैसे आप जीवामृत बनाकर अपने खेत को रासायनिक से बचाकर पूरे जीवामृत में आपको तत्व मिलेंगे। या एक जो है हमारा वो जैविक ही है जिसको वेस्ट डिकम्पोजर कहते हैं, उसके द्वारा तैयार करके आप रासायनिक को छोड़ के जैविक खेती कर सकते हैं। या मतलब आप जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है कि यार बाबूजी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहाँ से लाएंगे, तो आप ऐसे करें, वेस्ट डिकम्पोजर बनाकर उसमें कुछ टुकड़े जस्ता के, कुछ कॉपर के, कुछ लोहा के, कुछ 3-4 जो हैं, इनको आप उस वेस्ट डिकम्पोजर के पानी में डाल दो और हफ्ते भर उसमें पड़ा रहने दो। और फिर अपनी फसल है उसमें से पानी लेकर और टंकी में डाल के आप स्प्रे करो तो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी वेस्ट डिकम्पोजर द्वारा तैयार करके और अपनी फसल को मिल जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी आपका, जो हमारे साथ आप जुड़े। और इस जो वीडियो है किसान भाइयों, इसके माध्यम से आपको मैंने जो ये जानकारी दी है, ये वो किसान हैं जिनको संपूर्ण नॉलेज खेती के बारे में है और ये रखते हैं। आने वाले समय में भी मैं आपको इसी तरह की वीडियो लेकर आऊँगा। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि अन्य किसानों के लिए ये वीडियो प्राप्त हो सके, मिल सके और वो इससे जो बताई हुई जानकारी का लाभ उठा सके। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।